हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और लाइक और शेयर करना ना भूले। दुख का अधिकार पाठ जो हमारा है 9वीं कक्षा का है, दुख का अधिकार दूसरा पाठ है। ये जो दुख का अधिकार है ये हमारी कहानी है, और इनके जो कहानीकार है यशपाल जी, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि उनके बारे में हम जान चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने उन्हीं के बारे में बताया था। आज इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम इस कहानी के बारे में जानेंगे। दुख का अधिकार। देखो, सबसे पहले हम दुख का अधिकार जो है इस कहानी के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। जो दुख का अधिकार कहानी है वो एक गांव के एक छोटे से परिवार की कहानी है। बहुत गरीब परिवार है, उसमें दुखों का पहाड़ जैसे कहते हैं वो टूटा है। यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है, और उस गरीब परिवार में माँ जो है बहुत दुखी है उनकी अपने बेटे की मौत के बाद, और घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो वो कैसे अपनी बच्चों को, अपने लड़के की जो पत्नी है उसको किस प्रकार से उनका पालन पोषण करने के लिए क्या सोचती है, क्या करती है, और क्या उसके मन में विचार आते हैं, कितना उसके अंदर दर्द भरा हुआ है, उस दर्द को दिखाने के लिए दुख का अधिकार कहानी लिखी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, जो मनुष्य की जो पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। ये जो पहली लाइन है, यही लाइन हमारे समाज के बारे में दर्शाती है कि समाज हमारा किस प्रकार का है। कि जो पोशाकें हैं, अभी जो पोशाकें हैं वो उसका अर्थ जो हमारा है, वस्त्र जो होते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं वो है, इसका अर्थ ये है पोशाकें। ठीक है, पोशाक का मतलब होता है वस्त्र और कपड़े। श्रेणियां होती है अलग अलग, जो हमारे भाग होते हैं वो। ठीक है, जैसे उच्च श्रेणी होती है, मध्यम होती है, निम्न होती है। तो निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्चतम श्रेणी, ये हमारी कई श्रेणियों में बांट देती है। प्राय जो पोशाक ही समाज में मनुष्यों का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। जो पोशाक है उसके बारे में बताया है कि जो पोशाक है वही बताती है कि मनुष्य का अधिकार क्या है और उसका दर्जा क्या है, मतलब उसकी स्थिति कहाँ पे है। वह हमारे लिए अनेक दरवाजे खोल देती है। यदि हमारी पोशाक अच्छी है, यदि हम अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो बहुत सारे अच्छे दरवाजे भी खुल जाते हैं। परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। ठीक है, हम एहसास जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत बार आप लोगों ने देखो थे कि इस बात को यहाँ हम जोड़ सकते हैं। जैसे हम बाहर मार्केट में जा रहे हैं, सोच के देखिए कि मार्केट में जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, मम्मी के साथ है। आप लोग, कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कुछ मांगते रहते हैं या फिर आगे हाथ बढ़ाते हैं। हमें उनको देख के बहुत तरस आता है कि ये छोटा सा बच्चा है, ये अभी खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन क्या करता है कि वो हमारे सामने हाथ फैला रहा है। हमें अच्छा भी नहीं लगता कि छोटा बच्चा हाथ फैला रहा है। हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम अपने आप को वहां जोड़ सकते हैं। तो श्रेणियों की जो अनुभूति को समझना चाहते हैं। ठीक है, अनुभूति हमारा एहसास होता है, हम उस एहसास को जानना चाहते हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो यहाँ तुम लाइन को जोड़ोगे, यदि अपने अपनी लाइफ से जोड़ोगे तो पाठ बहुत आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती, पर हम क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते उसकी सहायता के लिए? इसलिए नहीं चाहते क्यों, हम अच्छे दिख रहे हैं उनके सामने, और सामने वाला क्या सोचेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि यदि वो हमारे हाथ भी लगा देते मांगने के लिए, थोड़ा सा भी टच करते, हम क्या करते हैं, गुस्से से उनको हटा देते हैं, है ना, होता है ना ऐसा बहुत बार। तो ये हमारी जो पोशाक है वही हमारे बीच में अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। अब ये जो छोटी सी लाइन जो कही गई है उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है कि वायु की लहरें मतलब हवा तो चलती है, हवा जब चलती है पतंग उड़ाते हैं, पतंग तभी तो उड़ती रहती है। और तुमने कभी देखा होगा जब पतंग की डोर कट जाती है, कटने के बाद भी वो तुरंत जमीन पर नहीं गिरती। क्या करती है, थोड़ी देर के बाद गिरती है कि धीरे धीरे वो मतलब आसमान में उड़ती रहती है। तो नहीं गिरने देती। कौन नहीं गिरने देती? हवा नहीं गिरने देती। तो उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें
झुक सकने से रोके रहती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसमें जो हमारे कपड़े हैं, हमारे वस्त्र हैं, वो हमें झुक सकने से रोक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। यदि कुछ समझ नहीं आता तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, मैं दोबारा से उसको करा दूंगी। ठीक है, अब आता है हमारा देखो ये दिखाई दे रही है तस्वीर में, बैठी हुई है बुढ़िया, बैठी हुई है बेचारी, और वो कुछ बेच भी रही है, उसके पास सामान भी है। अब क्या होता है कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे, जो अब कहानी का जो मेन आता है यहाँ आता है, यहाँ से शुरू होता है। बाजार है, बाजार लगा हुआ है, उसमें फुटपाथ, फुटपाथ जहाँ पे थोड़ी साइड बनी रहती है उसे बोलते हैं फुटपाथ। जहाँ से हम निकलने का रास्ता होता है, जहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं चलती, साइड में बनी रहती है। तो कुछ खरबूजे डलिया में, डलिया मतलब बर्तन एक उसका बना होता है, ये इसका बांस के उसके बना होता है, पतली पतली डंडियों से बना रहता है एक। ठीक है, तो डलिया में कुछ जमीन पर, कुछ जमीन में रखे हैं, और बिक्री मतलब बेचने के लिए रखे जान पड़ते थे। मतलब वो सोच रहे हैं, कौन सोच रहे हैं, जो कहानीकार है वो सोच रहे हैं ये, कि कुछ जमीन पर है, कुछ बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत। अभी अधेड़ जो आया है हमारे पास, अधेड़ जो शब्द आया है, अधेड़ का मतलब होता है आधी उम्र, यानी कि उनकी आधी उम्र जा चुकी है। ठीक है, ध्यान रखना है कि अधेड़ उम्र की, एक एक नंबर के प्रश्न में आते हैं ना, उनमें भी आ सकता है कि अधेड़ उम्र का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। ठीक है, या खरबूजे बेचने वाली कौन थी, एक अधेड़ उम्र की थी, उसका क्या नाम, उम्र का कुछ वैसे कुछ और बता देंगे, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। बेचने के लिए तो बैठी थी बेचारी, वो दुखी थी, तो बिक्री के लिए रखे थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। मतलब अब ये प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि कहानीकार ने, कि आगे कैसे बढ़ता। अब क्यों नहीं बढ़ता है, ये कारण है कि खरबूजों को जो बेचने वाली थी, वो कपड़े से मुंह छुपाए, सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। ठीक है, यानी कि उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था और मुंह छिपाकर वो रो रही थी। ठीक है, अब इतना आपको समझ आ गया हो कि जो बाजार है उसमें फुटपाथ पर खरबूजे की एक डलिया में, कुछ जमीन पर एक दो रखे हुए थे। सभी रखते हैं, जैसे देखा होगा मार्केट में जाते हैं तो सब्जी मंडी में भी इस तरह से लोग, बहुत सारे ऐसे जो बेचारे जिनके पास रेडी वेडी भी नहीं तो नीचे लगा लेते हैं, और क्या करते हैं कि कुछ तो बिकेंगे, या फिर फुटपाथ पर जो रेडिया लगती है, कोई छोटी छोटी चीजें लेके बैठे रहते हैं, तो वो भी ऐसे ही करते हैं, कुछ बाहर रख लेते हैं, कुछ अपने थोड़े से जो बनाई हुई होती है छोटी छोटी टोकरियाँ, उसमें रखे रहते हैं। ऐसे उन्होंने भी रखे हुए थे। अब हमारा जो आगे आता है कि जो पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। जब जानते हो कोई छोटी सी मार्केट हो या आसपास का कोई ऐसा कुछ होता है, छोटा सा गांव होता है, तो वहाँ लोग ज़्यादातर लोगों को जानते हैं, एक दूसरे को जानते होते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि उसको सभी जानते, उस स्त्री को, जो पड़ोसी है वो तो जानते ही हैं। तो पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से मतलब बहुत गंदी सोच से उसको देख रहे होते हैं, संबंध में बात कर रहे हैं। तो उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, व्यथा मतलब दुख सा उठा। जब वो रो रही है, उसका रोना देख करके किसके मन में उठी व्यथा सी है, कहानीकार जो है। ठीक है, वो अपनी कहानी लिख रहे हैं तो उन्हीं के मन में उठेगी। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। अब यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि उनका कैसे जानूं मैं उनके बारे में, क्यों रो रही है। ठीक है, फुटपाथ पर फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अब ये व्यवधान जो आया है, पोशाक का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था, व्यवधान का मतलब क्या होता है, बाधा। ठीक है, क्या है ये, बाधा, मुश्किल, ये बन खड़ी हो गई। जो मैंने कपड़े पहने हुए थे वो बीच में आ रहे थे, यानी कि जो बुढ़िया थी जो रो रही थी वो बहुत गरीब थी, और उसके बेचारे के कपड़े भी ऐसे होंगे। लेकिन जो वहाँ सोच रहा है कहानीकार, जो सोच रहे हैं, उनके दोनों के बीच में क्या ऐसी चीज थी जो उन दोनों को आपस में रोके हुए थी।
कि पोशाक थी, उनके कपड़े थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने ध्यान रखना है कि क्या उनके बीच की क्या एक एक नंबर के प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं, क्योंकि अब तो क्या है कि पेपर में जब आते हैं तो 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट पैराग्राफ है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, मतलब थूकते हुए बोलते हैं कि क्या जमाना है, जमाना जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहिया दुकान लगा के बैठी है। उन्होंने ये बात तो बोल दी उनके लिए कि क्या जमाना है, जवान लड़के को पूरा मरे हुए पूरा दिन भी नहीं बीता और यह बेहिया, बेहिया मतलब बेशरम, बेहिया का अर्थ क्या होता है, बेशरम। ठीक है, ध्यान रखना, दुकान लगा के बैठी है। लेकिन उसके मन की व्यथा को, दुख को कोई नहीं जान पा रहा है कि मन की व्यथा क्या है, इसके घर में खाने को कुछ है कि नहीं है। हो सकता है कि उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी, तभी तो बैठी हुई थी बेचने के लिए, ऐसे थोड़ा ना बैठी हुई थी। यदि उसके घर पे अच्छे से खाने को होता, सब कुछ होता, पूरी फैसिलिटी होती, तो वो थोड़ा ना बैठती वहां। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे हैं, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। ये उनके शब्द है, जो साहब दाढ़ी खुजाते हुए बोल रहे हैं। तो लोग अलग अलग तरह के अपने व्यंग्य कर रहे हैं उनपे। ठीक है, कटाक्ष जिसे बोलते हैं वो कर रहे हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, मतलब रोटी का टुकड़ा कमाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, उसी के लिए बैठी हुई है। इसके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो ये लाइनें कौन बोल रहे हैं, दिया सलाई से कि तिल्ली से जो कान खुजाते हैं वो कह रहे हैं। तो ये उसमें भी आ सकते हैं आप लोगों के कि एक लाइन में जो उत्तर पूछा जाता है कि ये शब्द किसने बोले हैं, ये किसके शब्द हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, तीनों लाइनों का अर्थ आप लोगों ने याद रखना है, इनके मतलब भी याद रखने, किस बंदे ने क्या बोला था, किस आदमी ने, कि घृणा से किसने बोला, थूकते हुए बोला था। तो ये लाइन वो दे सकते हैं। अब आता है हमारा अब यहाँ जो आया हमारा बेटा बेटी, ये तो आप समझ सकते हैं, बेटा बेटी। खसम लुगाई, इसका अर्थ आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो खसम का मतलब होता है पति और लुगाई का मतलब होता है पत्नी। तो इनके लिए क्या पति और क्या पत्नी, क्या धर्म और क्या ईमान, सब रोटी का टुकड़ा है। मतलब इनके लिए कोई सगे संबंधी कुछ नहीं है, सब कुछ रोटी का टुकड़ा है। ठीक है, ये आदमी क्या बोल रहे हैं, जो आदमी दिया सलाई से, जो दिया सलाई की जो तिल्ली है उससे कान खुजा रहा है और वो बंदा ये कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसने क्या बोला है। अब आता है हमारा, परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा। अब एक और बंदा है, वो कह रहे परचून की दुकान जो लाला जी है वो कह रहे हैं, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई तो मोल नहीं है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखे। वो कह रहा है कि इन्होंने अपना तो ख्याल है नहीं, पर दूसरों का तो ध्यान रखे, धर्म ईमान का। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते। अब यहाँ जो 1000 आदमी आते जाते, ये एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि कितने आदमी आते जाते हैं, 1000 आदमी आते जाते। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। सूतक का मतलब होता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो 12-13 दिन का सूतक लगता है। हम किसी के मतलब किसी भी चीज़ों के हाथ नहीं ना, पहले होता था, अब तो इतना कोई नहीं मानता है, कोई पूजा पाठ नहीं होती है उस टाइम पे। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो किस वजह से बैठी हुई है। सबने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है कि कोई थूकते हुए बोल रहा है, कोई दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए बोल रहा है, कोई परचून की दुकान पे बैठकर कुछ बोल रहा है। सबने अपने अपने विचार दिए हैं, कोई दाढ़ी खुजाते हुए बोल रहा है। पर ये नहीं सोचा किसी ने भी कि उस स्त्री पे क्या बीत रही होगी जिसका बेटे की कल ही मौत हुई है, कुछ ही समय पहले मौत हुई है, आज वो बाजार में बैठकर खरबूजे बेच रही है। यदि ये सोचा होता तो वो लोग बोलते नहीं। ठीक है, कभी जीवन में ऐसा कुछ परिस्थिति आती है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए
कि कुछ कहने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू।